हम्म, हम जब भी बाजार से कोई नई चीज खरीद कर घर लाते हैं ना, चाहे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल का कोई नया प्रेशर कुकर हो या टू व्हीलर के लिए खरीदा गया हेलमेट, बिल्कुल। या फिर बुखार उतारने वाली कोई आम सी दवाई क्यों ना हो, तो हमारे दिमाग में एक अनकहा सा भरोसा होता है। एक उम्मीद होती है कि ये सुरक्षित ही होगा, है ना? बिल्कुल। ये मान लिया जाता है कि अगर ये चीज किसी बड़ी दुकान की शेल्फ पर सजी है, तो यकीनन किसी ना किसी ने इसकी सुरक्षा की जांच तो की ही होगी। हाँ, आम इंसान तो यही सोचेगा। लेकिन जरा 1991 के एक वाक्य पर नजर डालते हैं। एक आम इंसान ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से एक नया स्कूटर खरीदा। हम्म। वो सड़क पर एक सामान्य गति से जा रहा था और अचानक उस स्कूटर का एक्सल बीच से टूट लिया। एक भयानक हादसा हुआ और उस व्यक्ति ने वहीं मौके पर ही दम तोड़ दिया। मैंने भी इस केस के बारे में पढ़ा है, बहुत ही दर्दनाक था। बहुत ज्यादा। अब इस घटना को दिमाग में रखिए और सीधे दशकों आगे साल 2025 में आइए। जी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ गांवों में कुछ माता पिता ने अपने बीमार बच्चों को कफ सिरप पिलाया। उन्हें लगा बच्चा सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन उस जहरीले कफ सिरप ने उन बच्चों की जान ले ली। ये तो मतलब एक ऐसा सच है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही कहा। तो इन दोनों घटनाओं के बीच दशकों का फासला है। देश की अर्थव्यवस्था बदल गई, तकनीक आसमान छूने लगी, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल उठता है कि क्या आज भी आम नागरिक पूरी तरह सुरक्षित है? एकदम सही। क्या इतने सालों बाद भी हम वाकई सुरक्षित हैं? आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इस चर्चा के लिए ऐतिहासिक कानूनी दस्तावेजों का एक पूरा पुलिंदा मौजूद है। हाँ, और भारत की अलग अलग नियामक संस्थाओं, मतलब जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, उनकी कई अहम रिपोर्ट्स भी हैं। तो इन दशकों की अहम केस स्टडीज को खंगालकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई खतरनाक प्रोडक्ट बाजार में आ जाता है तो उसे वापस बुलाने यानी रिकॉल करने का हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। या फिर अक्सर कैसे काम नहीं करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो हर घर से जुड़ा है। जब हम इन संदर्भ सामग्रियों और पुरानी फाइलों को देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी नजर आती है। कैसी कहानी? ये कहानी है 1990 के दशक की उन कमजोर उपभोक्ता अदालतों से लेकर आज की आधुनिक तेज तरार नियामक संस्थाओं तक के सफर की। अगर हम इस विकास को समझना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि कैसे एक के बाद एक हादसों ने सिस्टम को बदलने पर मजबूर किया। तो मुझे लगता है शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां से कागजों पर सुरक्षा का दावा शुरू हुआ, यानी 1986 से। हाँ, जब भारत में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कहा जाता है, लागू हुआ था। उस वक्त कागज पर तो बहुत सी बातें लिखी गई। सुरक्षित वस्तुओं के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार मान लिया गया था, है ना? जी, बिल्कुल। लेकिन जब मैंने इन कानूनी दस्तावेजों को गहराई से पढ़ा तो एक अजीब सी बात समझ आई। वो क्या? मतलब अगर कोई चीज असुरक्षित निकल जाए तो उसकी व्यापक जांच करने या उसे बाजार से जबरदस्ती वापस मंगाने की कोई भी कानूनी ताकत इस एक्ट में थी ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी खामी थी। मुझे तो 1986 का ये कानून एक ऐसे गार्ड डॉग की तरह लगा जो भौंक तो बहुत जोर से सकता था, लेकिन उसके मुंह में दांत ही नहीं थे। ये गार्ड डॉग वाली तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन देखिए इसमें एक और पहलू जोड़ना जरूरी है। अच्छा? वो गार्ड डॉग सिर्फ बिना दांतों का ही नहीं था, बल्कि उसे एक बहुत छोटी जंजीर से बांधकर भी रखा गया था। अच्छा, मतलब वो कहीं जा भी नहीं सकता था। बिल्कुल। 1986 के कानून ने एक शुरुआती ढांचा तो दे दिया, हाँ। लेकिन नियम बना देना और उन्हें जमीन पर लागू करवा पाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये तो है। उस वक्त की व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो पूरी तरह से रिएक्टिव थी। मतलब जब तक कुछ बुरा ना हो जाए कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, जब तक कोई हादसा ना हो जाए, कोई शिकायत ना आ जाए, तब तक सिस्टम सोया रहता था। एक ऐसी व्यवस्था की सख्त जरूरत थी जो प्रोएक्टिव रूप से कदम उठा सके। यानी घटना होने से पहले ही सिस्टम जाग जाए। सही कहा। 1993 में जाकर सिस्टम को थोड़ा होश आया और एक संशोधन किया गया। इस बदलाव ने उपभोक्ता अदालतों को ये अधिकार दिया कि वे निर्माताओं को बाजार से खतरनाक सामान वापस लेने का निर्देश दे सकें। लेकिन कोर्ट के निर्देश देने का मतलब है एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई, है ना? हाँ, बिल्कुल। कोई भी कंपनी आसानी से तो अपना प्रोडक्ट वापस नहीं लेगी, वो तो सालों तक लड़ती रहेगी। और यही सबसे बड़ी अड़चन थी। कोर्ट के पास अधिकार तो आ गया, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल और धीमी थी कि उसका जमीन पर कोई खास असर नहीं दिखा। मतलब फैसला आने तक तो नुकसान हो चुका होता था। हाँ, किसी खतरनाक चीज को बाजार से हटाने का फैसला आने में सालों लग जाते थे। तब तक वो प्रोडक्ट अपना नुकसान कर चुका होता था। यानी उस गार्ड डॉग को दांत तो मिले, लेकिन बहुत सालों बाद
अगर दस्तावेजों को देखें तो असली और बड़ा बदलाव 2019 में जाकर नजर आता है। 2019 का नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वाकई में एक टर्निंग पॉइंट था। मैं बता दूं कि इस कानून में पहली बार अनिवार्य रिकॉल के लिए स्पष्ट कानूनी अधिकार दिए गए। अनिवार्य रिकॉल मतलब जबरदस्ती बाजार से सामान उठवाना। बिल्कुल, असुरक्षित उत्पादों की खुद संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार मिला और इसी के नतीजे में 2020 में एक नई संस्था का जन्म हुआ जिसे हम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण या सीसीपीए कहते हैं। सीसीपीए? हाँ, ये वो वॉचडॉग था जिसके पास वाकई काटने के लिए दांत थे और वो अपनी मर्जी से बाजार में घूमकर खतरनाक चीजों को सूंघ सकता था। लेकिन देखिए, जब तक इस सिस्टम को ये समझ आए कि उसे बाजार में घूमकर चीजें ठीक करनी है, तब तक आम जनता को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये तो एक कड़वा सच है। जब कानून के पास ताकत नहीं होती तो उसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और 1990 के दशक की इस कानूनी लाचारी को हम 1991 के उस स्कूटर हादसे से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था। हाँ, मैंने उस केस की डिटेल पढ़ी। 1991 में उस डिफेक्टिव स्कूटर के एक्सल टूटने से जो मौत हुई, अदालत ने उस पीड़ित परिवार को व्यक्तिगत तौर पर कुछ आर्थिक मुआवजा दिलवा दिया। और केस बंद हो गया। जी, केस बंद। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है। अदालतें अक्सर सोचती हैं कि जुर्माना लगा देना या हर्जाना दिलवा देना ही न्याय है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। वही तो। क्या चंद हजार रुपए का मुआवजा दे देने से वो खतरा खत्म हो जाता है? उसी कंपनी ने वैसे ही एक्सेल वाले हजारों और स्कूटर भी तो बनाए होंगे जो उस वक्त सड़कों पर दौड़ रहे थे। बिल्कुल। क्या अदालतें ये नहीं देख पा रही थी कि वे बाकी हजारों लोगों की जान खतरे में छोड़ रही हैं? अदालतें उस वक्त ये देख तो रही थीं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। हाथ बंधे हुए थे कैसे? यहीं पर उस दौर के सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता छिपी है। इसे तकनीकी भाषा में समझें तो एक व्यक्ति को मुआवजा मिलना कानूनी नजरिए से व्यक्तिगत न्याय है, लेकिन ये सिस्टमिक रिकॉल का विकल्प कभी नहीं हो सकता। उस एक पीड़ित परिवार को तो हर्जाना मिल गया, लेकिन उन दूसरे वाहन चालकों की जान तो लगातार खतरे में ही रही ना। ये तो बहुत ही डरावना है। हाँ, अदालतें उस वक्त सिर्फ एक विशेष शिकायत को सुलझाने का मंच थी, पूरे बाजार को सुरक्षित करने वाली संस्था नहीं। उनके पास ये अधिकार ही नहीं था कि वे किसी कंपनी के पूरे प्रोडक्शन बैच की जांच करवाएं। मतलब वे ये नहीं कह सकती थी कि आपकी पूरी सीरीज में डिफेक्ट है, सब कुछ वापस मंगवाओ। बिल्कुल नहीं, उनके पास ये तकनीकी विशेषज्ञता भी नहीं थी। इसका मतलब है कि 90s के दशक में अगर कोई इंसान सड़क पर चल रहा था तो वो शायद किसी डिफेक्टिव मशीन पर बैठा था और उसे पता भी नहीं था, क्योंकि कोई उसे बताने वाला नहीं था। लेकिन 1991 की उस भयानक कमी से सिस्टम ने आखिरकार कुछ तो सीखा। आज अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो ऐसा लगता है जैसे चीजें काफी बदल गई हैं। हाँ, आज हर सेक्टर का अपना एक अलग पहरेदार बैठ गया है। बदलाव वाकई जमीनी स्तर पर हुआ है। जैसे सीसीपीए, हाँ, उदाहरण के लिए सीसीपीए को ही लें। भले ही उनके पास संसाधनों की कमी हो, लेकिन वे रोजमर्रा के घरेलू सामानों पर कड़ी नजर रखते हैं। जैसे प्रेशर कुकर या खिलौने वगैरह। बिल्कुल, ऐसे खिलौने जिनमें बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल हों या फिर बिना आईएसआई मार्क वाले घटिया हेलमेट। वे सिर्फ एक शिकायत का इंतजार नहीं करते, तो वे खुद से एक्शन लेते हैं। हाँ, वे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी नजर रखते हैं, बिक्री रोकते हैं, रिकॉल लागू करते हैं और रिफंड भी सुनिश्चित करते हैं। और अगर हम उसी स्कूटर वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो सड़क सुरक्षा के मामले में आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसे आमतौर पर मॉर्थ कहा जाता है, उसका काम काफी दिलचस्प हो गया है। जी, 2019 के संशोधनों के बाद से। हाँ, मैंने पढ़ा कि अब मॉर्थ के पास ये स्पष्ट अधिकार है कि वो वाहनों के रिकॉल, उनकी मरम्मत या ग्राहकों को रिफंड देने को अनिवार्य कर सके। और उन्होंने एक पोर्टल भी तो बनाया है ना? जी, एक पब्लिक व्हीकल रिकॉल पोर्टल। अब अगर हम 1991 के उस स्कूटर हादसे की तुलना आज के इस पोर्टल से करें, तुलना करें, तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल। जो काम 90 के दशक में अदालतें सालों तक बहस करने के बाद भी नहीं कर सकी, आज वो एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सीधे जनता के हाथ में आ गया है। कोई भी व्यक्ति एक पैटर्न रिपोर्ट कर सकता है कि मेरी गाड़ी के इस मॉडल में बार बार ब्रेक फेल हो रहे हैं। इस बदलाव के पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। हम एक बहुत ही धीमी न्यायिक प्रक्रिया से निकलकर एक तेज प्रशासनिक प्रवर्तन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की ओर बढ़े हैं। मतलब कोर्ट कचहरी से बाहर आ गए हैं। सही कहा। अदालत में जाने का मतलब है सालों का इंतजार, वकीलों की भारी भरकम फीस और तारीखों का चक्कर।
लेकिन एक रेगुलेटर के पास तकनीकी विशेषज्ञता होती है। तो वे डेटा देखकर तुरंत फैसला ले सकते हैं? हाँ, वे तुरंत समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली खराबी है या एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। CCPA हो या मॉर्थ का पोर्टल, ये सब इसी तेजी का हिस्सा हैं जहां फैसले महीनों में नहीं दिनों में लिए जाते हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि कारों और हेलमेट जैसे उत्पादों के मामले में सिस्टम काफी परिपक्व हो गया है। लेकिन चलिए चर्चा को थोड़ा उस दिशा में ले चलते हैं जहां खतरा और भी ज्यादा नजदीक आ जाता है। आप खाने पीने की चीजों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। एक टूटा हुआ एक्सेल बाहर से दिख सकता है, लेकिन जो चीजें इंसान खाता है, पीता है, या जो दवाएं एक बीमार शरीर के अंदर जाती हैं, वहां खतरे का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि वो खतरा अदृश्य होता है। फूड और ड्रग्स के मामले में तो गलती की कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ डिफेक्ट का मतलब सीधा मौत या गंभीर बीमारी होता है। मुझे 2015 का मैगी रिकॉल केस अच्छी तरह याद है। वो तो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में एक बहुत बड़ा भूचाल था। सही कहा। भारत की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था, जिसे हम FSSAI कहते हैं, उसने मैगी में लेड यानी सीसे की मात्रा को लेकर चिंताएं जताईं और पूरे देश में मैगी को बाजार से वापस मंगाने का एक ऐतिहासिक आदेश दे दिया था। रातों रात दुकानों की शेल्फ खाली हो गई थी। हालांकि बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ कानूनी दांव-पेचों और टेस्टिंग प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए इस बैन को पलट दिया था। कोर्ट में FSSAI को थोड़ी हार का सामना करना पड़ा था। जी, लेकिन जब मैं आज के परिप्रेक्ष्य में इस केस को देखता हूं, तो मैगी का मामला हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह लगता है। इसने सिस्टम को निचोड़ कर रख दिया था। ये स्ट्रेस टेस्ट शब्द इस पूरी घटना को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। इस घटना ने पूरे खाद्य सुरक्षा सिस्टम की नींव को झकझोर कर रख दिया था। तो FSSAI ने इससे क्या सीखा? उन्हें समझ आ गया कि अगर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से भिड़ना है तो उनका अपना टेस्टिंग ढांचा विश्व स्तरीय होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड करने पर भारी निवेश किया। अच्छा, मतलब उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया। हाँ, आज उनके पास मान्यता प्राप्त लैब्स का एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क है और उनके प्रोटोकॉल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है जो मुझे परेशान करता है। कैसा विरोधाभास? FSSAI ने तो खुद को अपग्रेड कर लिया। उन्होंने मान लिया कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर था और उसे मजबूत किया। लेकिन जब हम 2025 के कफ सिरप हादसे की तरफ देखते हैं, जहां छोटे बच्चों की दर्दनाक मौतें हुई, हाँ, तो ये साफ हो जाता है कि दवाओं के मामले में हमारे सिस्टम का इम्यून सिस्टम अभी भी पूरी तरह से चरमराया हुआ है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ऐसा क्यों है कि एक फूड रेगुलेटर तो अपनी गलतियों से सीख रहा है, लेकिन भारत का केंद्रीय दवा नियामक, जिसे हम CDSCO कहते हैं, वो अभी भी संघर्ष कर रहा है? देखिए, दवाओं का मामला भारत में सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। CDSCO के संघर्ष करने का कारण ये नहीं है कि वे काम नहीं करना चाहते। तो फिर क्या कारण है? इसका कारण वो पूरा ढांचा है जिस पर भारत का दवा उद्योग टिका है। दवाओं की निगरानी का जो सिस्टम है वो बहुत ही बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ मतलब अलग अलग काम करते हैं सब? जी, इसे ऐसे समझिए कि CDSCO केंद्र स्तर पर नीतियां बनाता है, लेकिन दवाओं का उत्पादन और उन्हें बनाने के लाइसेंस देने का काम अक्सर राज्य स्तर पर होता है। ओहो, तो हर राज्य के अपने नियम हैं? काफी हद तक। मान लीजिए किसी एक राज्य में किसी कफ सिरप में जहर पाया जाता है और वो राज्य उस पर बैन लगा देता है, लेकिन हमारे पास पूरे देश को जोड़ने वाला कोई मजबूत रियल टाइम डेटाबेस है ही नहीं। इसका मतलब है कि वही जहरीला सिरप आसानी से बॉर्डर पार करके किसी दूसरे राज्य में बिकता रह सकता है? बिल्कुल। राज्य स्तर के ड्रग रेगुलेशन में बहुत बड़ी खामियां हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटनाएं इसी बिखरे हुए सिस्टम का नतीजा हैं। ये तो एक बहुत ही खौफनाक लूप होल है। एक राज्य का खतरा दूसरे राज्य के लिए अनजान बना रहता है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मानकों को एक साथ नहीं लाया जाएगा, तब तक वो तालमेल नहीं बन सकता जो दवाओं के रिकॉल के लिए जरूरी है। तो कफ सिरप की ये हालिया त्रासदी हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताती है कि हमारा उपभोक्ता सुरक्षा ढांचा अभी भी पूरी तरह अभेद नहीं है। बिल्कुल। 1986 के उन कमजोर कानूनों से लेकर 2025 की आधुनिक संस्थाओं तक का सफर तय करने के बावजूद इसमें अभी भी सुराख हैं जिनसे होकर लोगों की जान जा रही है। हाँ, और अब बड़ा सवाल ये है कि इस ढांचे को पूरी तरह से सुरक्षित कैसे बनाया जाए। सही कहा। हमारी संदर्भ सामग्री कुछ बहुत ही स्पष्ट सिफारिशें देती है, उन पर बात करना जरूरी है। जो सबसे पहली सिफारिश रिसर्च में उभर कर आती है
वो है अनिवार्य घटना रिपोर्टिंग, यानी मैंडेटरी इंसिडेंट रिपोर्टिंग। जैसे अमेरिका के CPSC मॉडल में होता है। बिल्कुल, वहाँ नियम बहुत सख्त हैं। भारत में भी निर्माताओं के लिए ये कानूनी रूप से अनिवार्य होना चाहिए कि वे किसी भी उत्पाद से जुड़ी चोटों या मौतों की रिपोर्ट तुरंत रेगुलेटर्स को दें। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी शंका है। मैं एक व्यवहारिक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। कागज पर यह नियम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम कंपनियों पर ही रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी डाल देंगे तो क्या ये उम्मीद करना बेवकूफ़ी नहीं है कि वो ईमानदारी से सब कुछ बता देंगी? यह संदेह बिल्कुल लाजिमी है। दुनिया भर में कंपनियां अक्सर डेटा छिपाती हैं। वही तो, कोई भी कंपनी खुद आकर क्यों कहेगी कि हमारे प्रोडक्ट से किसी की जान गई है, आइए और हम पर करोड़ों का जुर्माना लगा दीजिए? वो तो अपनी बदनामी बचाने की कोशिश करेंगी। इसीलिए केवल कंपनियों की ईमानदारी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इस मॉडल की असली ताकत इसमें एक क्रॉस चेक सिस्टम बनाने में है। क्रॉस चेक वो कैसे होगा? अस्पतालों को भी रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाकर। जब कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है और उसे पता चलता है कि ये चोट किसी खास प्रोडक्ट के कारण लगी है, तो उस अस्पताल की कानूनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इसे रिपोर्ट करे। अच्छा, इससे कंपनियों का एकाधिकार टूट जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा कड़े जुर्माने का डर पैदा करना होगा। अगर कोई कंपनी डेटा छिपाती हुई पकड़ी जाती है तो उस पर इतना भारी जुर्माना होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट से कमाए गए मुनाफे से भी कहीं ज्यादा हो। यानी कंपनियों को ये समझ आना चाहिए कि डेटा छुपाना डेटा बताने से ज्यादा महंगा सौदा है। डर और जिम्मेदारी का एक सही संतुलन। और जो दूसरी अहम सिफारिश इस रिसर्च में है वो है एक नेशनल पब्लिक डेटाबेस का निर्माण। ये एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। देश भर में होने वाले रिकॉल्स और सुरक्षा घटनाओं को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जानकारी एक ही जगह पर मौजूद हो। और ये डेटाबेस सिर्फ सरकारी बाबुओं के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये आम जनता के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब जानकारी सार्वजनिक होती है ना, तो जो पारदर्शिता आती है वो कंपनियों को खुद ब खुद नियम मानने पर मजबूर कर देती है। हाँ, अगर हर कोई देख सके कि कौन सा प्रोडक्ट ब्लैकलिस्टेड है तो कंपनी अपने आप लाइन पर आ जाएंगी। और इसके साथ ही तीसरी सिफारिश है कठोर प्रवर्तन। जमीनी स्तर पर नियमों को सख्ती से लागू करना। जी, सेफ्टी डेटा आते ही उस पर तुरंत एक्शन लेना और नियमों के उल्लंघन पर सिर्फ चेतावनी देकर नहीं छोड़ना, बल्कि भारी जुर्माना लगाना। तो सही मायने में अगर ये तीनों चीजें, अनिवार्य रिपोर्टिंग, एक पारदर्शी पब्लिक डेटाबेस और कड़ा प्रवर्तन, एक साथ काम करें, तभी हम सुरक्षित हो सकते हैं। केवल तभी हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जहां 1991 के स्कूटर या 2025 के कफ सिरप जैसी दर्दनाक घटनाएं इतिहास बन जाएं, वर्तमान नहीं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, हमने कागजों और केस स्टडीज के जरिए एक बहुत ही लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे भारत ने 80 और 90 के दशक की उन लाचार अदालतों से निकलकर एक नई दिशा पकड़ी। हाँ, 1991 के उस स्कूटर केस से लेकर आज के CCPA और FSSAI जैसे आधुनिक रेगुलेटर्स तक का सफर एक बहुत बड़ी छलांग है। और मैगी जैसे बड़े मामलों ने सिस्टम को झकझोर कर उसे अपग्रेड करने के लिए मजबूर भी किया। लेकिन 2025 के कफ सिर्फ हादसे हमें फिर से जमीन पर वापस लाते हैं। हाँ। वे हमें चेतावनी देते हैं कि जब तक एक डेटा संचालित पारदर्शी रिकॉल व्यवस्था पूरे देश में लागू नहीं होगी, तब तक ये सुरक्षा चक्र अधूरा है। कागज पर कानून कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाए, जब तक उनका जमीनी क्रियान्वयन सटीक नहीं होगा, मंजिल हमेशा दूर ही रहेगी। इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक बहुत ही जरूरी विचार है जो मैं यहाँ सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जी। आज हमने पूरे देश के सिस्टम, कानूनों और रेगुलेटर्स पर बात की, लेकिन जरा एक पल के लिए इसे आम जिंदगी के नजरिए से सोचिए। अगर आज इसी वक्त भारत में हर रिकॉल किए गए प्रोडक्ट का एक सिंगल नेशनल डेटाबेस सच में मौजूद होता और कोई भी इंसान उसे आसानी से खोलकर चेक कर पाता। बिल्कुल। और अगर कोई इंसान अपने किचन की अलमारी, बाथरूम के कैबिनेट या अपने गैराज में रखी चीजों से उस लिस्ट का मिलान करता, तो शायद वो हैरान रह जाता। सच में? उसे शायद पता चलता कि वो जिन चीजों का रोजाना इस्तेमाल कर रहा है उनमें से कई तो बहुत पहले ही असुरक्षित घोषित हो चुकी हैं। ये तो बहुत डरावना ख्याल है। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा की चीजें कितनी सुरक्षित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है।